नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक क्लियर करेंगे। जो पिछला हमारा टॉपिक था संविधान से संबंधित था और उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो आज का टॉपिक है बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से और इसका नाम है संविधान सभा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर करना है। एक एक फैक्ट इसका क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम से अच्छा ताल्लुक़ रखता है। तो क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखो, जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में काम करती है किसका? संविधान बनाने का। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि संविधान सभा का काम क्या है। तो संविधान सभा का काम होता है किसी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाना। संविधान के बारे में हमने जो बेसिक नॉलेज है वो पिछले वीडियो में क्लियर किया है, तो उसको दोबारा से बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले संविधान सभा बनाने वाला देश। तो दुनिया का ऐसा पहला देश कौन है? अमेरिका। ठीक है, यूएसए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई इन्होंने और सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनका ही है। सबसे पहला प्रेसिडेंट भी अमेरिका का। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो पहले भी हमने पढ़े। तो संविधान सभा सबसे पहले अमेरिका में बनी थी। अब बात करें हम इंडिया की, तो देखो इंडिया में 2-3 चीज़ें इसमें खास। एक तो इनडायरेक्ट वे में, बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो सबसे पहले 1895 संविधान सभा की मांग ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ये किस तरीके से थी? इनने जो नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो कहीं ना कहीं इसमें ये बात छिपी हुई थी कि भारत का संविधान भारत के द्वारा बनाया जाएगा। तो इसीलिए इनडायरेक्ट वे में, अनौपचारिक रूप में ये माना जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। क्वेश्चन खैर नहीं पूछा जाता, पर बताया मैंने आपको। इसके बाद में एक और, महात्मा गांधी, जो गांधी जी हैं, इनके द्वारा एक बात बोली गई थी। इन्होंने बात बोली थी कि जब कभी भारत का संविधान बनेगा तो उसको कौन बनाएगा? उसको खुद भारतीय बनाएंगे। तो ये भी एक अनौपचारिक तरीका था, एक अनौपचारिक रूप था संविधान सभा की मांग का। तो इनका कहने का मतलब था कि जब कभी भी भारत का संविधान बनेगा उसको भारत के लोग ही बनाएंगे। तो ये एक और क्वेश्चन था ऐसा ही जो इससे संबंधित है। बाकी कभी ये पूछा नहीं गया है, पर पता होना चाहिए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग का यदि अनौपचारिक रूप में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। इससे बात आगे बढ़ती है बिल्कुल डायरेक्ट, उससे डायरेक्ट रूप में यदि देखा जाए तो 2 तरीके से क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि पहली पार्टी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने वाली भारत की पहली पार्टी स्वराज पार्टी, ठीक है, जिसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो स्वराज पार्टी ने भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी यदि पूछा जाए पार्टी का, और ये डिमांड इनके द्वारा 1924 में रखी गई थी। तो पार्टी तो स्वराज पार्टी है जिसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की है। इसी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कम से कम 3-4 बार पेपर में पूछा गया है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाला भारतीय है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये है एम.एन. रॉय, जो मानवेंद्र रॉय पूरा नाम है। इन्होंने 1934, ठीक है, 1934 सबसे पहले संविधान सभा की मांग यदि पूछा जाए किस भारतीय ने की तो मानवेंद्र रॉय। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी आपको 3-4 क्वेश्चन बताए उनमें, और यही पूछा जाता है एम.एन. रॉय 1934। एम.एन. रॉय का दूसरा क्वेश्चन है सीपीआई की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, साम्यवादी जो पार्टी है भारत की, इसकी स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। तो इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की भारत में। पार्टी पूछा जाए तो स्वराज पार्टी और देश पूछा जाए तो अमेरिका। ये तो हो गया मांग का क्वेश्चन। अब भारत में कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और कैबिनेट मिशन में जो एक सबसे खास चीज़ थी उसमें ये थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी, और वो संविधान सभा किसके द्वारा बनेगी? भारत के लोगों के द्वारा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि संविधान सभा का चुनाव किसके कहने पर हुआ?
एसएससी में बिल्कुल डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कैबिनेट मिशन के कहने पर हुआ था, जो 1946 में भारत आया था। बाकी और तो इसका मैं हिस्ट्री में बताऊंगा, पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का जो चुनाव है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन के कहने पर चुनाव हो गया। अब चुनाव का तरीका, तो देखो चुनाव का तरीका था अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब ये जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो उनके द्वारा चुने गए जिनको जनता ने चुना था। तो देखो सबसे पहले जैसे हम ये तो समझें, जनता ने चुन दिए अपने प्रतिनिधि, और इन प्रतिनिधियों ने चुना किसको? संविधान सभा के सदस्यों को। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट इलेक्शन ना होकर ये कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल कि जो संविधान सभा है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनी गई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनी गई थी। और सदस्य की यदि बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा गया था। वर्तमान में भी यदि हम बात करें हमारे एमपी की, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो ये भी कितने पर है? ये भी 10 लाख की जनसंख्या पर है। तो 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक प्रतिनिधि रखा गया था, और ये अप्रत्यक्ष इसका चुनाव था। और जो चुनाव में हिस्सा लिया था वो किसने लिया था? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्यों की विधानसभा है उनके सदस्यों ने हिस्सा लिया था इसमें। तो कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा बनी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। वर्तमान में भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यही है। और संविधान सभा जो चुनी गई थी वो अप्रत्यक्ष चुनाव से, और हिस्सा किसने लिया? एमएलए ने, जो राज्य की विधानसभा के सदस्य थे। अब इसमें भी एक बड़ा खास क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि भीमराव अंबेडकर संविधान के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कौन से राज्य से चुनकर आए थे? तो ये पश्चिम बंगाल से इसमें चुनकर आए थे। क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार पूछ रखा है, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। तो ये आपका अच्छे से क्लियर हुआ। इसके बाद में अब बिल्कुल मैंने अलग से रखा ये डाटा, संविधान सभा की सदस्य संख्या, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो मैंने एक एक चीज़ इसकी क्लियर कराई है। जो क्वेश्चन बनता है इससे डाटा से, जो संविधान सभा की सदस्य संख्या है इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, तो उसका मैंने आपको एक एक बिल्कुल क्लियर करवाया है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि टोटल सदस्य संख्या कितनी थी? तो टोटल सदस्य संख्या 389, 389 टोटल मेंबर्स थे किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब इसका जो डिवाइडेशन था, जो बंटवारा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर तो 389, पर देखो 389 में से 292 ब्रिटिश राज्य, जो मतलब डायरेक्ट किसके रूलिंग में थे? अंग्रेजों के में। जो ब्रिटिश स्टेट थे उनमें से 292 सदस्य आए थे। और जो चीफ कमिश्नरी, जैसे वर्तमान में हमारी क्या हुई? यूटी, जो यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में, ऐसे उस समय पर चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। जो केंद्र शासित प्रदेश है इस तरीके से उस समय पर चीफ कमिश्नरी थी। और वहाँ से कितने सदस्य चुनकर आए थे? 4। तो 292 ब्रिटिश राज्य, चीफ कमिश्नरी से 4, इस प्रकार से आंकड़ा हो जाता है 296 का। और ये 296 का आंकड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इलेक्शन के द्वारा मेंबर्स आए थे वो 296 ही थे। तो इसीलिए ये इंटरिम जो पार्लियामेंट है, जो अंतरिम संसद है, उसकी सदस्य संख्या 296 है, क्योंकि चुनाव के द्वारा जो सदस्य चुनकर आए थे वो 296 थे। इसीलिए अंतरिम संसद में जो सदस्यों की संख्या मानी गई है वो 296 मानी गई है। तो इलेक्शन के द्वारा ब्रिटिश राज्य से 292 और चीफ कमिश्नरी से 4, ये आंकड़ा हुआ आपका 296। इसके बाद में देसी राज्य, ऐसे राज्य जिन पर यहाँ के हमारे राजा राज्य किया करते थे, और इनडायरेक्ट वे में यदि देखा जाए तो अंग्रेज़ों के ही अधीन थे, पर डायरेक्ट राजा राज्य किया करते थे। यहाँ से जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 93। और इसमें आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, ये नामजद किए गए थे। जो राजा थे उन्होंने इनको भेजा था, तो यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ। तो
ये आपत्ति उठाई जाती है हमारे संविधान पर कि हमारा संविधान ऐसे लोगों ने बनाया जो चुनाव के द्वारा नहीं आए थे। ठीक है, तो 93 देसी राज्यों से, ब्रिटिश राज्यों से 292, चीफ कमिश्नरी से 4, और टोटल आपका इस प्रकार से नंबर बनता है कितना 389, 389। एक तो इस प्रकार से। अब दूसरा देखें कैटेगरी वाइज, तो देखो जो जनरल हैं, जो सामान्य हैं, वो कितने थे 213, मुसलमानों के 79, 79, और सिखों के 4। ये वो हैं जो चुनाव के द्वारा आए थे। ठीक है, तो जनरल 213, मोमडन 79 और सिख 4। इस प्रकार से एक बार फिर से आपका नंबर कितना हो गया 296। ये भी याद रखना है, 213 सामान्य, मुसलमान 79 और सिख 4। ठीक है, देसी राज्य 93 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत है जिसने अपना सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा। ब्रिटिश राज्य से 292, चीफ कमिश्नरी से 4। इसके बाद में अब पार्टी वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जिसके 208 मेंबर्स जीते थे संविधान सभा में, और AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। तो मुस्लिम लीग के कितने थे 73, 73, 208 कांग्रेस, मुस्लिम लीग 73, अन्य अदर्स के कितने हुए 15। इस प्रकार से एक बार फिर से आपका 296। तो 3 तरीके से तो ये याद रखना है आपको। ब्रिटिश राज्य 292, चीफ कमिश्नरी 4, 296 जो अंतरिम संसद में सदस्य संख्या मानी गई है। जनरल 213, मुसलमान 79, सिख 4, एक बार फिर से 296। ठीक है, पार्टी वाइज देखा जाए कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15। इस प्रकार एक बार फिर से 296। अब एक दूसरे तरीके से यदि देखें तो देखो महिला जो आई थी वो कितनी थी 15 महिला, इसमें 15 चुनकर आई थी। SC के कितने थे 26 और ST के 33। ये भी बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है डिजिट, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे इसमें वो यही है। कितनी महिला थी संविधान सभा में 15, SC के 26 और ST के 33। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और जो सदस्य संख्या का लास्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जिस दिन हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया, मतलब अपनाया, उस दिन संविधान पर दस्तखत करने वाले जो सदस्य थे वो कितने थे 284। ये भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, 284 थे उस दिन जिस दिन इस पर साइन हुए थे, क्योंकि बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो 90 पाकिस्तान के चले गए और हमारे इंडिया के कितने बच गए 299। ठीक है, 299 हमारे इंडिया के बच गए थे। 389 में से 90 पाकिस्तान के चले गए अलग होने के बाद। तो संविधान पर साइन करने वाले 26 नवंबर 1949 को जो टोटल सदस्य थे वो 284 थे। तो इस प्रकार से इसमें से आपके जो डाटा के क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक एक क्लियर होते हैं, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है सारी डिजिट। आगे देखो, अब जब संविधान सभा चुनकर आ गई, इलेक्शन का तरीका इनडायरेक्ट हो ही गया। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य थे उनने हिस्सा लिया, 10 लाख की जनसंख्या पर एक था। अब जब चुनकर आ गई तो जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा, जो इनमें बुजुर्ग था। तो उसको सबसे पहले इसका चेयरमैन बनाया गया, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सच्चिदानंद सिन्हा पहला अस्थायी अध्यक्ष। अब 2 दिन बाद में फिर से मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946, और 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी उसमें इसका स्थायी अध्यक्ष निकल कर आया कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, और ये 11 दिसंबर 1946 की बात है। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा। एक हमने सिन्हा पढ़ा था, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है, अस्थायी हो गया, स्थायी हो गया, पर एक और है उपाध्यक्ष।
ठीक है, डिप्टी चेयरमैन। तो देखो डिप्टी चेयरमैन है जो संविधान सभा का, वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी के नाम से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था। तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्लियर अध्यक्षों का, एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर करनी है। अब संविधान सभा का सलाहकार, एडवाइजर, तो देखो संविधान सभा का जो सलाहकार है प्लस हमारे संविधान का जो प्रारूप तैयार किया है, दोनों का एक ही है और बहुत बिल्कुल खास क्वेश्चन है ये। तो ये है बेनेगल नरसिंह राव, जो BN राव के नाम से आता है ज़्यादातर, इसके नाम से पूरे नाम से नहीं आता, BN राव के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, BN राव के नाम से पूछा जाता है। तो आपको ये याद ना रख के ये BN राव के नाम से ही ज़्यादा रखना है इसको। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो BN राव संविधान सभा का सलाहकार प्लस संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने वाला। और एक बार जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि BN राव में BN की फुल फॉर्म क्या है। तो BN की फुल फॉर्म क्या हुई, यहाँ पर आपको मैंने पूरा इसीलिए लिख के बताया है, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, संविधान सभा का सलाहकार प्लस संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला बेनेगल नरसिंह राव हुआ। आगे बिल्कुल बहुत खास क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो भारतीय संविधान का जनक किसको माना जाता है, भीमराव अंबेडकर को। ड्राफ्ट तैयार किया है बेनेगल नरसिंह राव ने, पर जनक मानते हैं किसको, भीमराव अंबेडकर को। संविधान के बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान इनका था, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। जबकि ड्राफ्ट तैयार किया है BN राव ने और संविधान सभा का सलाहकार था BN राव। उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, SC मुखर्जी, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपना सदस्य नहीं भेजा। ये आपका ये वाला क्लियर हुआ। अब इसमें कमेटी थी अलग अलग, क्योंकि पूरी संविधान सभा तो एक साथ काम कर नहीं सकती, तो इसके काम बांट दिए गए, ये डिवाइड किए गए और हर एक काम के लिए अलग अलग कमेटी बना दी गई। और ऐसे करके बड़ी छोटी जो टोटल कमेटी हैं वो कितनी बनी थी, 22, जिसमें 8 बड़ी थी और 15 छोटी थी, टोटल 22 हुआ। ठीक है, इसका आपको वर्तमान का भी पता होना चाहिए। वर्तमान में हमारी संसद में टोटल जो कमेटी हैं वो 24 हैं, 24 है। संविधान सभा में कमेटियों की संख्या 22 थी। अब उन 22 में से जो हमारे मतलब की हैं, जो हमारे काम की हैं, देखो सबसे ज़रूरी तो प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था। प्रारूप समिति में टोटल मेंबर्स की संख्या 7 थी और 7 में जो सबसे खास है वो है उसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर, और इसीलिए इनको जनक बोलते हैं। प्रारूप को तैयार कराने में इनका सबसे ज़्यादा हाथ था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, टोटल सदस्य 7। दूसरी एक और खास है झंडा समिति, फ्लैग कमेटी। तो फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी। अब JB कृपलानी का जो सबसे खास क्वेश्चन होता है, देखो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक ये है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ये बिल्कुल बहुत खास क्वेश्चन है इनका, जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो JB कृपलानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्लस में ये कि संविधान सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी, जिन्होंने हमारा तिरंगा झंडा जो है उसका प्रारूप तैयार किया है। तो JB कृपलानी एक तो 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष जब भारत आज़ाद हुआ, दूसरा झंडा समिति के अध्यक्ष। प्लस एक और क्वेश्चन है, इन्होंने किताब लिखी है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। ये भी SSC ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, चरखे की राजनीति किसने लिखी है। तो JB कृपलानी के द्वारा किताब लिखी गई है। ये महात्मा गांधी के सहयोगी थे और पेशे से टीचर थे, ये अध्यापक थे। तो ये दोनों तीनों इनके क्वेश्चन आए हुए हैं, पेशे से टीचर, अध्यापक। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा इनकी किताब है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये। इसके बाद में एक और कमेटी बनी, राष्ट्रीय तदर्थ ध्वज समिति।
ये एडहॉक कमेटी थी किसके लिए? झंडे के लिए। कमेटी दो प्रकार की होती हैं, एक तो परमानेंट, एक एडहॉक। जो परमानेंट होती हैं वो लगातार बनती हैं, जो एडहॉक होती हैं, जो तदर्थ होती हैं, वो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, और जब वो खास उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कमेटी हटा दी जाती है फिर। ठीक है, तो तदर्थ जो ध्वज समिति है उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और दोनों तरीके से याद रखना है, खाली झंडा समिति पूछता है तो जेबी कृपलानी, और तदर्थ झंडा समिति पूछता है या तदर्थ ध्वज समिति पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल। तो राजेंद्र प्रसाद का हुआ देखो, एक तो अध्यक्ष संविधान सभा का, एक राष्ट्रीय तदर्थ ध्वज समिति का अध्यक्ष, प्लस कार्य संचालन समिति। ठीक है, कार्य संचालन समिति जो प्रोसीजर कमेटी है उसके चेयरमैन भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन हुए इनके देखो, तदर्थ ध्वज समिति, कार्य संचालन समिति और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में संघ संविधान समिति प्लस संघ शक्ति समिति। अब देखो जो कॉमन चीज़ है उसमें ये कि दोनों जगह क्या आया है? संघ, यूनियन। तो संघ संविधान समिति प्लस संघ शक्ति समिति, दोनों के जो चेयरमैन है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो, संघ याद रखना है। जहाँ पर संघ आ गया समिति में, उस समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो संघ संविधान समिति प्लस संघ शक्ति समिति, दोनों का पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इनके अध्यक्ष थे कौन? सरदार पटेल। इसमें आप प्रांतीय के हिसाब से थोड़ा सा जोड़ सकते हो, क्योंकि जो प्रांत हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, इनको एक जगह किसने किया है? पटेल ने। तो इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी सरदार पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष भी पटेल। ये आपकी समिति क्लियर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो बेसिक डाटा है ये हमको याद रखना है, जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल भी खैर पूछ लिए जाते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आया करते थे। एक तो देखो, संविधान के निर्माण में जो टोटल खर्चा है वो कितना है? 63,96,729 रुपये। लमसम में 64 लाख भी आ जाता है कई बार। तो ये 63,96,729 रुपये का खर्चा हुआ था संविधान को बनाने में। यदि टाइम की पूछे तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये समय लगा है संविधान के बनने में। जो कुल समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दो तो ये हुए। इसके बाद में अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हमारे संविधान के पार्ट, भाग। तो पार्ट की बात करें तो देखो, मूल संविधान में भागों की संख्या थी 22, और जो पार्ट में अनुच्छेद थे, जो आर्टिकल थे, वो मूल संविधान में कितने? 395। अनुसूची जो शेड्यूल है वो कितनी थी? 8। ये मूल संविधान की बात है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। इनके बारे में अच्छे से मैं आगे बताऊंगा पूरा क्लियर करके। यहाँ पर सिर्फ हम डाटा के हिसाब से देख रहे हैं। तो मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अब वर्तमान का जो सिनेरियो है, वर्तमान का जो सीन है वो ये है कि वर्तमान में भागों की संख्या 25, अनुच्छेद 465 और अनुसूची 12। तो दोनों आपको याद रखने हैं, मूल का और वर्तमान का। 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। इसके बाद में देखो, संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो ऑब्जेक्टिव मोशन है, वो किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि संविधान सभा के बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। और समझने की चीज़ ये है कि आगे चलकर जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही किसके रूप में माना गया है? प्रस्तावना के रूप में, प्रियम्बल के रूप में, जिसकी डेट मैंने आपको आगे लिख रखी है। वो डेट है आपकी 22 जनवरी 1947। जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव मोशन नेहरू ने रखा था, उसी को प्रियम्बल के रूप में मान लिया गया है आगे 22 जनवरी 1947 को। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद में जो जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जो उन्होंने झंडा तैयार किया, वो झंडा हमारा तैयार हुआ कब? 22 जुलाई 1947 को। ये संविधान सभा ने मान लिया इसको।
तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये तारीख भी बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और इसीलिए जो हमारा राष्ट्रीय झंडा दिवस है वो कितने तारीख को मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ये भी आपको याद रखना है बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव मोशन 13 दिसंबर 1946 और राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको अपनाया 22 जुलाई 1947। इसके बाद में संविधान सभा ने 1 मई 1949 एक और काम किया। क्या किया? जो कॉमनवेल्थ है, जो राष्ट्रमंडल है, उसकी सदस्यता का सत्यापन किया है। कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो कभी ना कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे, उनको मिलाकर कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई थी। भारत इसमें अपनी मर्जी से शामिल हुआ था, तो भारत इसमें जो शामिल हुआ उसको सत्यापन किया संविधान सभा ने 1 मई 1949 को, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है। और अमेरिका देखो उनके साम्राज्य का हिस्सा रहते हुए भी ये कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं है, भारत कॉमनवेल्थ में शामिल है। तो ये संविधान सभा ने 1 मई 1949 को ये अप्रूवल दी थी। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 से और 1952 तक जो हमारी संविधान सभा है इसने किसके रूप में काम किया? अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन? जीबी मावलंकर। क्योंकि ये दो तरीके से काम करती थी। जब ये संविधान सभा के रूप में काम करती थी, जब इसके अध्यक्ष रहते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये संसद के रूप में काम करती थी, जब इसके अध्यक्ष रहते थे कौन? जीबी मावलंकर, जो हमारे पहले स्पीकर हैं हमारी लोकसभा के। तो 1952 में पहले इलेक्शन हुए थे और जब तक इलेक्शन हुए थे तब तक संविधान सभा ने ही किसके रूप में काम किया? संसद के रूप में। और इंटरिम पार्लियामेंट में, अंतरिम संसद में जो सदस्य संख्या है वो कितनी मानी गई है? 296, ठीक है। अब संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई है देखो 24 जनवरी 1950 को। अब जो लास्ट मीटिंग है 24 जनवरी 1950 की, उसमें संविधान सभा ने 3 काम किए हैं। तो तीनों में आपको देखो कॉमन चीज़ ढूंढनी है, क्या? राष्ट्र। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कई सारे क्वेश्चन हो गए जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, प्रोसीजर कमेटी का अध्यक्ष, तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति। इसके बाद में राष्ट्रगान कौन सा माना गया? जनगण मन, जो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और उनकी किताब है आनंद मठ, उस आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रगीत। तो ये तीनों काम जो राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के हैं, ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनी लास्ट मीटिंग में किए थे। ये तो ये भी बिल्कुल बड़े खास हैं तीनों, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं ये। इसके बाद में संविधान सभा में संविधान के कितने वाचन हुए थे? 3, मतलब 3 रीडिंग हुई थी। ये 3 बार इसको पढ़कर सुनाया गया और जो लास्ट है उस पर अप्रूवल मिली थी कि ये भारत का संविधान बनेगा। तो वर्तमान में भी जो बिल होता है उसकी भी 3 रीडिंग होती हैं। जो विधेयक होता है उसकी वर्तमान में भी 3 रीडिंग होती है। ये मैच कर सकते हैं इस चीज़ को आप ऐसे। और हमारे संविधान सभा में जो हमारा संविधान है उसके भी कितने वाचन हुए? 3, मतलब 3 बार इसको पूरा पढ़कर सुनाया गया था। लास्ट जो तीसरे नंबर का है उसमें अप्रूवल मिली और अप्रूवल मिली है आपकी 26 नवंबर 1949 को। मतलब क्या? मतलब ये कि उस दिन ये माना गया कि ये हमारे देश का संविधान बनेगा और इसमें अब कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। बाकी संशोधन की गुंजाइश रख दी गई आगे के लिए। तो लागू करना और अपनाना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अपनाने से मतलब है एडॉप्ट करना। ये माना गया कि ये हमारे देश का संविधान है अब, ठीक है। इससे हमारे देश का शासन कब से चलेगा वो अगली बात है, पर ये हमारे देश का संविधान है। तो इसीलिए एडॉप्ट करने का और अपनाने का यदि पूछा जाए तो आंसर है 26 नवंबर 1949। और इसको मनाया जाता है किसके रूप में? विधि दिवस के रूप में, लॉ डे के रूप में। तो 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया। दूसरा भी 26 है, पर यह क्या है? 26 जनवरी 1950। इसमें क्या है? इसमें यह कि इस दिन से हमारे देश का शासन संविधान के हिसाब से चलने लगा।
जो संविधान 1949 26 नवंबर को अपनाया गया, उसके हिसाब से हमारा पूरा जो प्रशासन है वो कब से चलने लगा है? 26 जनवरी 1950 से। और इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। भारत रिपब्लिक बना है 26 जनवरी 1950 को। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी और विधि दिवस लॉ डे 26 नवंबर। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। अब 26 नवंबर तो हो गया विधि दिवस। जो 26 जनवरी है, इसको ही ये संविधान लागू किया गया। इसका एक बड़ा कारण है। कारण ये कि जो 1929 में पूर्ण राज्य की मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन था, नेहरू उसके अध्यक्ष थे, तो उस मांग में ये टारगेट रखा गया था कि आने वाली 30 जनवरी, और आने वाली 30 जनवरी होगी 30 जनवरी 1930, सॉरी 30 नहीं है 26 जनवरी। आने वाली जो 26 जनवरी है उसको किसके रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? इसमें स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो इसी डेट को यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जो अब रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखो कुछ इसमें मिसलेनियस है। जो मूल संविधान है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रकाशित हुआ? ये पब्लिश हुआ है सबसे पहले देहरादून में। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है देहरादून में सबसे पहले हमारा संविधान प्रकाशित हुआ है। इसके बाद में एक और खासियत है, संविधान की हस्तलिखित, हाथ से सबसे पहले जो संविधान की प्रतिलिपि तैयार की है वो किसने की है? प्रेम बिहारी नारायण ने। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखने, प्रेम बिहारी नारायण और देहरादून। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तारीख जो बड़े काम किए संविधान सभा से, संविधान से, तो मैंने वैसे तो आपको बता दी, पर मैंने अलग से एक जगह रखा है इनको सबको। तो देखो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक। अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत अच्छे से बताया मैंने। स्थायी जो अध्यक्ष है वो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद। दूसरी एक बड़े काम की डेट है 13 दिसंबर 1946 है, सॉरी ये गलती से 1949 लिखा गया है, ये आपको पढ़ना है 1946। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और ये किसके द्वारा रखा गया? नेहरू के द्वारा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा है नेहरू के द्वारा। और 22 जनवरी 1947, ये भी गलत लिखा गया है, ये 1947 है ये। ठीक है, 22 जनवरी 1947 ये उद्देश्य प्रस्ताव को ही किसके रूप में मान लिया गया? प्रस्तावना के रूप में। तो 22 जनवरी 1947 को हमारी प्रियम्बल एडॉप्ट कर ली गई है, जो प्रस्तावना है वो, और वो ही पहले किसके रूप में थी? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। किसने तैयार की? नेहरू ने। ठीक है, आगे अलग से पढ़ेंगे इसका पूरा एक टॉपिक। आगे डेट है 22 जुलाई 1947, जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको अपनाया गया, और इसीलिए जो राष्ट्रीय झंडा दिवस है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो 22 जुलाई 1947 तिरंगे को अपनाया गया। इसके बाद में ये लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया, अगली जो डेट आती है वो है आपकी 1 मई 1949, और इसका इतना खास नहीं है खैर, पर फिर भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी भारत ने इस दिन, और इसको मान्यता दी किसने? संविधान सभा ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है 26 नवंबर 1949, संविधान अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, जिसको किस रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में, लॉ डे के रूप में। आगे 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी 1950 की खासियत है संविधान सभा की लास्ट मीटिंग, लास्ट बैठक। और इसके बाद में संविधान सभा ने सिर्फ संसद के रूप में काम किया, संविधान सभा के रूप में काम नहीं किया। और इस दिन 3 काम हुए थे, राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रगीत बनाया और राष्ट्रगान बनाया। पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन, जो मैंने आपको अच्छे से बताया। इसके बाद में डेट है हमारे काम की, बहुत बढ़िया है, ये 25 जनवरी 1950, चुनाव आयोग की स्थापना, इलेक्शन कमीशन जो इस्टेब्लिश हुआ है ये 25 जनवरी 1950 को हुआ है। और देखो बिल्कुल खास क्वेश्चन है, इसीलिए जो वोटर्स डे है, जो मतदाता दिवस है, हमारे भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। लगातार ये डेट काम किए हैं आपकी। 24 जनवरी लास्ट मीटिंग, 3 काम हुए। 25 जनवरी चुनाव आयोग की स्थापना। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको,
26 जनवरी 1950 संविधान इम्प्लीमेंट लागू हुआ, इसीलिए इसको मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। अब एक दिन का गैप दो, 27 तारीख का गैप दे के फिर से एक काम की डेट आती है 28 जनवरी 1950, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। वास्तव में इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, पर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान रूप, फेडरल सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान रूप कौन सी तारीख को आया है, तो ये है 28 जनवरी 1950 को। तो देखो 4 डेट हैं बिल्कुल काम की आपकी एक साथ की, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी और 28 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी वोटर्स डे, इलेक्शन कमीशन की स्थापना, 26 जनवरी संविधान लागू और 28 जनवरी ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान रूप। अब ये तिरंगे झंडे का मैंने आपको क्लियर कराया है, तो इसके बारे में देखो 2 क्वेश्चन है हमारे बिल्कुल खास। एक तो जो तिरंगा झंडा ये सबसे पहले 1907 में मैडम बीकाजी कामा के द्वारा पहनाया गया, कहाँ पर, स्टुटगार्ड, ये जगह पड़ती है जर्मनी में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैडम बीकाजी कामा के द्वारा सबसे पहले तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड जर्मनी में पहनाया गया। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे तिरंगे झंडे का वर्तमान रूप दिया है। तो जो तिरंगे का वर्तमान रूप है ये पिंगली वेंकैया के द्वारा 1921, जो एक गांधीवादी नेता थे, इन्होंने वर्तमान रूप दिया है किसका, तिरंगे झंडे का। 2 क्वेश्चन है, मैडम बीकाजी कामा 1907 स्टुटगार्ड सबसे पहले तिरंगा झंडा पहनाया। दूसरा क्वेश्चन, तिरंगे झंडे का जो वर्तमान रूप है पिंगली वेंकैया 1921। इस प्रकार से ये संविधान सभा का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई भी क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, तो आपको ये बड़े अच्छे से पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, फिर से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा अच्छी। और सभी का धन्यवाद, थैंक यू।